नमस्कार। बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। अभी त्योहारों का मौसम है, लेकिन इन त्योहारों के अलावा भी एक त्योहार हमारे राज्य में चल रहा है और वो है चुनाव का। चुनाव को महापर्व भी कहा गया है और इसको अच्छी तरह से मनाने के लिए हर व्यक्ति मतलब हर मतदाता तैयार है और साथ ही साथ प्रशासन और चुनाव कराने वाली एजेंसियां भी तैयार है। तो आखिर इस चुनाव महापर्व को ठीक से निभाने के लिए, इसको करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं और कैसे जो है वो एजेंसियां मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा के साथ जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। श्री के रवि कुमार हैं, CEO हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। श्री अमोल वेणुकांत होमकर राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी हैं और IG पुलिस हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। और श्री DD दत्ता साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं निर्वाचन का काम जो देखने वाली जो एजेंसी है उसके यहाँ, तो हम तीनों का स्वागत करेंगे। और चर्चा की शुरुआत के रवि कुमार साहब से ही करेंगे। सर, क्योंकि इस चुनावी चौसर बीत चुकी है और मतदाताओं के लिए एक महापर्व है, 2 जो है तारीख है। जैसे कि दीपावली 2 दिन इस बार मनाने की बात हो रही है, उसी तरह 2 चरणों में राज्य का जो विधानसभा चुनाव होना तय हुआ है। तो उसके लिए लोग लेके क्या आपने तैयारी की है और अभी जो है मतदाताओं को जो बेहतर ढंग से ये महापर्व मना सके उसके लिए क्या क्या उपाय किए, इस पर हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं। इसी बार नवंबर 13, नवंबर 20 2 फेज में चुनाव होना है। उसका लेकर हम लोग एक एक बूथ तक, एक एक वोटर तक क्या मैसेज कराना है, उनका वोटर इन्फॉर्मेशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रत्येक बूथ में कैसा तैयारी करना है, वोटर के लिए कम समय पर अपने मताधिकार का कैसा प्रयोग करें, उनका बूथ में वेटिंग समय भी कम कैसा करना, उसका भी हम लोग व्यवस्था किया हुआ। साथ साथ में उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगी सभी बूथों पर, सभी पोलिंग पार्टी, सभी एजेंट का सबको, उसका भी डिटेल प्रोसीजर किया हुआ। इसमें इलेक्शन का बहुत सामग्रियाँ लगती है, EVM प्रिपरेशन का लेकर आपका एक एक व्यवस्था, वो सब का भी तैयार कर लिया। अभी इसका डिटेल हम लोग एक स्टैंडर्ड प्लानर है, उसी के अनुसार हम लोग काम करता है। वर्तमान का 3 में क्या काम करके कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो समय पर सभी जगह पर चल रही है, वो बूथ लेवल तक भी सही समय पर चल रही है। इसलिए चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए कितना व्यवस्था करना, वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। जब शांतिपूर्ण की बात आई तो होमकर साहब, क्योंकि एक पुलिस एजेंसी जो है वो उस पर जिम्मा होता है और राज्य में कई जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित भी हैं, और झारखंड को लेकर जब चर्चा होती है तो बात जो नक्सलिज्म की होती है और कहा जाता है कि वो वोट बहिष्कार करते हैं या दूसरी समस्याएं जो होती हैं। तो उन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए झारखंड पुलिस जो है वो कितनी तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से जैसे आपने कहा, जब भी झारखंड का जिक्र आता है तो नक्सलवाद और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका भी निश्चित रूप से जिक्र आता है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष और फ्री, फेयर और हिंसा रहित माहौल में संपन्न कराने के लिए जो सभी आवश्यक तैयारियां हैं वो पूरे प्रशासन की ओर से, झारखंड पुलिस की ओर से तैयार की गई है। इसमें मैं विशेष रूप से ये उल्लेख करना चाहूँगा कि विगत वर्षों में खासकर झारखंड राज्य में उग्रवादियों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, तो आज जो स्थितियाँ मान लीजिए 5 साल पहले थी, वो स्थितियाँ निश्चित रूप से आज झारखंड में नहीं है। नक्सलवाद और नक्सलवादी जो तत्व है वो झारखंड के कुछ एक हिस्सों में ही अब सिमट कर रह गए हैं। राज्य के कुछ एक ही ऐसे हिस्से हैं, क्षेत्र है, जिले हैं जहाँ पर नक्सलवादी गतिविधि पाई जाती है, वो भी काफ़ी कम मात्रा में। तो लेकिन निश्चित रूप से ये हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ये नक्सलवादियों के लिए भी ये आखिरी मौका है एक तरीके का अपना अस्तित्व दिखाने का कि हम भी हैं, और वो निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि कहीं हिंसा, उनके द्वारा हिंसात्मक कोई कार्रवाई की जाए, उससे निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां जो है की गई है। सभी क्षेत्रों में जो है लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी की जा रही है।
वैसे जो क्षेत्र जहाँ पे आज भी नक्सल गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, उन क्षेत्रों में झारखंड पुलिस और स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ में मिलकर विशेष अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो प्रायोरिटीज़ है कि ये भयमुक्त वातावरण में और निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर तरीके से हो, इसके लिए ना केवल नक्सलवादी बल्कि आपराधिक तत्व है या असामाजिक तत्व है या वैसे तत्व है जो कि इलेक्शन प्रोसेस को बाधित करते हैं या पूर्व में बाधित किए हैं, तो ऐसे तत्व जो कि चुनाव को बाधित कर सकते हैं किसी तरीके से, जो पूर्व में चुनावी हिंसा में शामिल रहे हैं या उससे रिलेटेड केसेस में शामिल रहे, तो उनको भी चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो 5 राज्यों के साथ में जो सीमाएं लगती है, उन सभी राज्यों के साथ में मिलकर जॉइंट वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में, चाहे वो इलीगल शराब हो या कैश मूवमेंट हो या ड्रग्स की मूवमेंट हो या क्रिमिनल्स की मूवमेंट हो, इस पर हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक साझा अभियान जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगातार चलाया जा रहा है। राज्य की सीमाओं को सील करने के लिए भी जो आवश्यक कार्रवाई है, चाहे चेक नाकाज हो, चेक पोस्ट्स हो, अन्य राज्यों के साथ में मिलकर जो जॉइंट चेक पोस्ट होते हैं, सभी एजेंसीज के साथ में मिलकर राज्य की सीमाओं को भी सील करने का कार्रवाई किया गया है। वारंटीज़ पे, एब्सकॉन्डर्स पे, फिरार लोगों पे, पूर्व के जो अपराधी तत्व है वैसे सभी पर लगातार जो है छापामारी अभियान चल रहा है, उन पर पैनी नज़र भी रखी जा रही है। सारे वारंटी उनको अरेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है ये एक नक्सल एक डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए, लेकिन साथ साथ ये जो अन्य एक्टिविटीज़ है, अन्य जो तत्व है जो चुनावी माहौल को ख़राब कर सकते हैं या शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, उन्हें भी चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। दत्ता साहब, एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वोटर को जो है वो पोलिंग स्टेशन तक जो है कैसे खींचा जाए, और उसको लेके जो है लगातार कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने किया, राज्यसभा माफ़ कीजिएगा विधानसभा चुनाव में क्या व्यवस्था की खास तौर पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वोटिंग करें? बहुत अच्छा, आपके प्रश्न में ही एक उत्तर भी छिपा हुआ है अमन साहब, बहुत ही अच्छा। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि एक त्यौहार, अनेक त्यौहार आ रहे हैं और ये भी एक त्यौहार है, चुनाव का त्यौहार, लोकतंत्र का त्यौहार। तो वास्तव में हमारा जो बूथ है वो अब बूथ ऐसा है ना कि जैसे वो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है वाला, तो आप पुरानी गीत को याद करते हैं। तो अब बूथ बुला रहा है, बूथ अपने मतदाताओं को बुला रहा है, बूथ अपने मतदाताओं को आमंत्रित कर रहा है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन के अधीन राज्य के 29,562 बूथों को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि वहाँ मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। और हम लोग उसके लिए पूरे अपने नीचे के ग्राउंड लेवल के टीम को पूरी तरह से ट्रेंड किए हैं और वहाँ सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि मतदाताओं को हर संभव सुविधा वहाँ मिले। हर एक मतदाताओं को ये जानकारी मिले कि उनका बूथ कहाँ पर है, उनका बूथ में मतदाता सूची में क्रमांक क्या है, ताकि वो जाएं और उनको तुरंत अपना क्रमांक उनको ढूंढने से मिल जाए और वो अपना जल्दी से जल्दी अपना मतदान करके अपना वापस आ सके, क्योंकि उनका समय भी बहुमूल्य है। एक मतदाता को बूथ पर काफ़ी देर तक रुकना ना पड़े। इसके अलावा जो मिनिमम जो न्यूनतम सुविधाएं हैं बूथ के लिए, जैसे पेयजल, शौचालय, रैंप, वृद्धों के लिए और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, नेत्रहीनों के लिए उनके लिए एक साथ कंपेनियन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम लोग इस बार बूथ में सुनिश्चित किए हैं। साथ ही बूथ को हम लोग हर एक बूथ मॉडल बूथ, ये कल्पना हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ये संकल्पना पर है कि हर एक बूथ मॉडल बूथ। हम लोग चर्चा के दौरान ऐसा करते थे कि राज्य में कुछ एक बूथ को मॉडल बूथ बनाते थे, तो सर ने इसको जनरलाइज करके इसको बना दिया कि हर बूथ मॉडल बूथ। तो उसके तहत हम लोग राज्य के सभी बीएलओ को एक आकस्मिकता निधि दे रहे हैं। अच्छा। सिर्फ वहाँ पर काम करने के लिए कि उस बूथ को वहाँ पर जो मिनिमम जो सुविधाएं हैं वहाँ सजाने के अलावा वहाँ पर और जो सुविधाएं हो सकती हैं उत्तर आपसे बात करेंगे। तो अभी जानकारी के लिए ये है
कि हम लोगों का प्रयास है कि कोई मतदाता छूटे नहीं, इसलिए हर एक मतदाता के पास उसका वोटर पर्ची समय पर पहुंच सके और हर एक मतदाता बूथ पर आए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग कर रहा है। सर जैसा कि दत्ता साहब ने बताया कि दीपोत्सव की तरह वोटोत्सव आप लोग मतलब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है पोलिंग परसेंटेज जो है जितना रहना चाहिए झारखंड जैसे स्टेट में, वो थोड़ी चिंता का विषय है वो, तो उसको लेके भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोग करेंगे? लास्ट लोकसभा चुनाव के बाद तो हम लोग इसी विषय का एक सर्वे के माध्यम से स्टडी किया था, उसमें कुछ फीडबैक आई, उसमें वोटर का बूथ पर समय लग रहा है, उसका हम लोग को कम करने के लिए आवश्यक पड़ जा रही है। इसका अभी इसी बार एक मॉडल डेवलप किया था, उसमें वोटर टर्न अराउंड टाइम मैनेजमेंट, एक वोटर के लिए बूथ का अंदर कितना समय लग रही है उसका कम कैसा कर सकते हैं, तेजी में वोटिंग कैसा हो सकता है, उसी का लेकर अभी सभी लास्ट P3 तक मतलब सभी ऑफिसर को, पोलिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग किया जा रहा है। उसका एक मॉडल बना के उसका वीडियो भी बना हुआ, उसमें एक एक टेक्निक भी सिखाया जा रहा है उनको, कौन सा टेक्निक हम लोग काम करेंगे उसी के आधार पर उनका वोटिंग टाइम कम होगा। इसमें वोटर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसमें आप वोटर का बूथ में जाने के समय में आपका वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का लेके जाना है, फिर भी साथ में उनका एपी कार्ड नहीं मतलब 12 आईडी कार्ड में एक लेके जाएंगे। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में उनका सीरियल नंबर रहती है, उसी आधार पर वर्किंग कॉपी में P1 उनका जल्दी से पहचान कर लेंगे, उसके साथ में मूवमेंट हो सकता है उसी को। ये वोटर का करने के लिए, बाकी सब कुछ पोलिंग पार्टी का करने के लिए वो भी हम लोग स्पेशली इसी बार ट्रेनिंग करके उनका 1 मिनट में 2 वोटर वोटिंग करके बाहर आ जाएंगे। एक वोटर के लिए बूथ का अंदर 1.5 मिनट लगना है। इसी का टारगेट के साथ हम लोग इसी बार काम कर रहे हैं। इसमें सभी पोलिंग पार्टी का भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ताकि बूथ में डिले नहीं होगा इसी बार, इसलिए बूथ में ज़्यादा इंतजार करने की नहीं पड़ेगी। साथ में पोलिंग समय 7 बजे मतलब सब जगह पर 7 बजे शुरू हो, उसका भी इसी बार हम लोग स्पेशल फोकस करके काम कर रहे हैं, कहाँ पर भी डिले होने के कारण उनका थोड़ा सा समय नहीं लगे। ये एक बिंदु है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। दूसरा बिंदु है हम लोग का झारखंड में एक बड़ा समस्या माइग्रेशन जी। आपका ग्रामीण एरिया में भी अर्बन एरिया में भी बाहर काम करने के लिए बहुत माइग्रेशन का एक इशू हम लोग देखा। उसका लास्ट इलेक्शन में कौन वोटिंग क्यों नहीं आया, उसका इधर परमानेंट और टेम्पररी माइग्रेशन का इशू हम लोग का सामने आ रही है। अभी इसी बार सभी वोटर का भी हम लोग बूथ तक आने के लिए हम लोग उनका फैमिली के माध्यम से, अदर सोशल मीडिया माध्यम से, वो ट्रेडिशनल मीडिया के माध्यम से उनका अनुरोध कर रहे हैं बूथ में है। इसलिए वोटर टर्न अराउंड आपका घर पर रखे बूथ में नहीं जाने वाला बहुत कम व्यक्ति है। अभी भी कुछ है, ऐसा नहीं आपका नहीं है करके बात नहीं है उसी को, उनसे भी हम लोग एक इसलिए एक अर्बन एरिया में ये समस्या थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। इसलिए कितना भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है साथ में ताकि मोहल्ला में उसमें इसका अर्बन एरिया का फोकस करके हम लोग कर रहे हैं, कहाँ भी अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज और बढ़ाने के लिए मौका ज़्यादा है। इसी बार हम लोग भी रूरल एरिया में भी कितना फीडबैक आ रही है, इसी बार लास्ट इलेक्शन से इसी बार बेटर रहेगी। इवन पहले झारखंड में वोटिंग परसेंटेज होती है नेशनल एवरेज से नीचे रहती है, लास्ट लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग नेशनल एवरेज से ऊपर चले गया, इसलिए हम लोग का एवरेज का ऊपर है, फिर भी एक संतोषजनक वोटिंग परसेंटेज करके बोला जाता है, उसी रेंज तक हम लोग गया नहीं। इसमें प्रत्येक एक वोटर है उसका अपने मताधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसमें कितना भी पोलिंग इलेक्शन मशीनरी है झारखंड में वो सब उसके लिए ट्रेन कर दिया गया, तैयार हो गया। उसमें इस बार वो वोटिंग का बूथ में समय कम लगेगी, इसलिए अपने मताधिकार जरूर आए। साथ साथ में अभी वोटिंग समय भी बहुत लंबा समय, प्रत्येक बूथ में आपका 11 से 12 घंटा तक पोलिंग टीम रहेगी, इसलिए उसी बीच में आपका समय निकाल के आपका बूथ में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सर जब लोग जो हैं वो 100% निकल के बाहर आएंगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होगी और पुलिस का बहुत रोल होगा। तो कुछ आपके तो संवेदनशील होते हैं, कुछ अति संवेदनशील होते हैं और कुछ तो उस तरह के जो है वो चिन्हित हो गए हैं और बूथ में भीड़ मैनेजमेंट को लेके जो है वो ट्रेनिंग का काम जो है वो सब हो गया है। देखिए, जहाँ तक जो बूथ्स की कैटेगराइजेशन की जाती है वो जिला के जो उपायुक्त रहते हैं, एसपीज रहते हैं और पूरी जो मशीनरी रहती है उनके द्वारा ऑनरेबल ECI के कुछ सेट गाइडलाइंस है, पैरामीटर्स है, उनके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है, चाहे वो क्रिटिकल के रूप में हो या नॉर्मल के रूप में हो।
और निश्चित रूप से जिन्हें भी जो कैटेगराइजेशन है और उस पर किस तरीके की व्यवस्थाएं बलों की करनी है, उसमें भी ऑनरेबल ईसीआई के गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जहाँ तक झारखंड पुलिस की तैयारी है, ट्रेनिंग है, वो लगातार जो है इस और जो है हम लोग अपने जो लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं, कि जो हमारा आखिरी सिपाही जो ज़मीन पे खड़ा है, उस तक हम लोग काफ़ी डिटेल में ट्रेनिंग ब्रीफिंग लगातार पिछले विगत 2 महीनों से कर रहे हैं। फ़ायदा हमें निश्चित रूप से हुआ है क्योंकि हम अभी लोकसभा चुनाव कराए हैं, तो हमारी फोर्सेस ऑलरेडी कई मायनों में ट्रेंड थी, तैयार थी, और अब लोग विधानसभा के हिसाब से भी हम लोग उन्हें तैयार करा रहे हैं। साथ ही साथ जो बाहर से फोर्सेस आएंगी, विशेष रूप से जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जो टीमें आ रही है, उनको भी हम लोग विशेष रूप से जो झारखंड के परिदृश्य में जो आवश्यकताएं हैं, झारखंड का जो सिनारियो है और जो सिक्योरिटी सिनारियो है, उस हिसाब से हम लोग उनकी भी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग जो है जैसे जैसे टीम्स आ रही है वो करा रहे हैं। जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो बूथों पर ऑनरेबल ईसीआई की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से ही जो फोर्सेस है वो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं, और बूथ के अंदर जो है वो जो कार्य है वो अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक जैसे क्यू मैनेजमेंट हुआ या इवन फॉर दैट मैटर जैसे ट्रैफिक की मैनेजमेंट हुआ, इन सभी एस्पेक्ट्स पे पुलिस के द्वारा एक विशेष प्लान बनाया गया है। सभी पुलिस अधीक्षक और हमारे जो अन्य वरीय पदाधिकारी जो फील्ड में है वो उसी हिसाब से अपनी सारी तैयारियां जो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बलों की एक्स्ट्रा आवश्यकता है उन्हें हम लोग सप्लीमेंट भी कर रहे हैं अपनी स्टेट फोर्सेस के द्वारा, केंद्रीय सैनिक बलों के द्वारा, साथ ही साथ होमगार्ड्स के द्वारा। सभी जगहों पर जो है इस हेतु जो है बलों को पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि होमगार्ड ही केवल एक सेंटर पे रहते हैं, तो होमगार्ड की जो ट्रेनिंग उस तरह से नहीं होती। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ऐसा नहीं है। हमारे जो राज्य के जो अभी वर्तमान में जो भी होमगार्ड्स हैं वो न्यूली रिक्रूटेड हैं, न्यूली, और उनका बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ है और लोकसभा चुनाव में भी उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। और इनफैक्ट हम कहेंगे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन वो इनवैल्यूएबल रहा लोकसभा चुनाव में। यंग और एनर्जेटिक हमारा जो फोर्स है, चाहे वो होमगार्ड्स हो या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है, जैप की फोर्स है, स्टेट आर्म्ड पुलिस की फोर्स है, सबका एक वेल कोऑर्डिनेटेड वे में काफ़ी अच्छा कार्यभार रहा। और जहाँ भी हमें आवश्यकता रहती है निश्चित रूप से जिलों के द्वारा जो है उनको हम लोग सप्लीमेंट करते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं रहता है कि केवल एक ही तरीके का फोर्स रहता है। निश्चित रूप से उसमें जो सुपरविजन के लिए जो आवश्यकता है जिलों के पदाधिकारियों की, तो वहाँ पे पदाधिकारियों को भी दिया जाता है ताकि जो है कोई भी नियम के विपरीत काम नहीं हो। इसके लिए आवश्यक ब्रीफिंग भी उनकी हो रही है और ट्रेनिंग भी हो रही है, और साथ साथ इसको सुनिश्चित कराने के लिए अप्रोप्रिएट लेवल पे उसकी सुपरविजन भी की जा रही है। दत्ता साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि आप तो नए वोटरों को जोड़ते हैं, लेकिन कई नए वोटरों की शिकायत रहती है कि उन तक पर्ची नहीं पहुंचा। आप पुराने वोटरों तक तो पर्ची पहुंचा देते हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न रहता है। हालांकि है नियम की जो उसके विकल्प के रूप में आपने कई पहचान पत्र को जो है स्वीकृति दी है, लेकिन उनमें डर रहता है कि मेरे पास तो कार्ड आया नहीं, मेरे पास स्लिप है नहीं, वहाँ जाएंगे क्या होगा। तो उसको लेके कोई काम हो रहा है क्या कि नए लोगों तक भी पहुंच जाए? आप बहुत ठीक जगह पर आपने प्रश्न पूछा। इससे मेरा बहुत ही मतलब अभिष्ट सिद्ध होगा। जी। नए वोटर हमारे राज्य में लगभग 18-19 ग्रुप के लगभग 12 लाख वोटर हैं जो इस बार वोट करेंगे। लोकसभा में भी उन्होंने किया है। तो ये जो नए वोटर्स हैं इनको केवल एक चीज़ जानना है कि मेरा मतदाता सूची में कहाँ किस बूथ पर नाम है। मतदाता पर्ची, जो आपने कहा कि मतदाता पर्ची के अलावा भी अनेक चीज़ें हैं, तो मतदाता पर्ची वो एक प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। वो केवल मतदाता सूची में नाम किस क्रमांक में है, किस बूथ में है, ये बताने का एक साधन है। उनको अपने
प्रमाण के लिए, अपने ऑथेंटिसिटी के लिए जी। उनको जो 13 जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड और उनके अलावा जो आधार वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि जो और पैन कार्ड इत्यादि जो 12 डॉक्यूमेंट है, आधार ये के अलावा वोटर आईडी के अलावा 12 डॉक्यूमेंट हैं, जी। उनमें से किसी एक को दिखाकर उनको प्रमाण करना पड़ता है अपने सत्यता, अपने ये के संबंध में, अपने आइडेंटिटी के संबंध में। लेकिन जो वोटर स्लिप है वो इस बार की व्यवस्था में हमारे BLOs और उनके ऊपर सुपरवाइजर, उनके ऊपर AERO, उनके ऊपर RO और DO साहब, दैट इज जिलाधिकारी के मार्गनिर्देशन में पूरा हम लोग फुल प्रूफ व्यवस्था कर रहे हैं कि हर एक मतदाता तक वोटर आईडी पहुंचे। लेकिन आपने जो कहा कि अगर ये नहीं पहुंचता है तो इसलिए आपके इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि वोटर हेल्पलाइन ऐप, जी, वोटर हेल्पलाइन ऐप एक ऐसा साधन है जो गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है और उसकी सहायता से आपका नाम किस बूथ में किस क्रमांक पर है वो आप जान सकते हैं और वहां पर आप जा सकते हैं। तो वहां पर आप बिना पर्ची के भी चले गए तो वहां पर इस बार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में वॉलंटियर्स की पूरी प्रमाणिक व्यवस्था की गई है। एक एक बूथ पर 4 वॉलंटियर्स होंगे जो 18 वर्ग आयु वर्ग से कम होंगे और वे NSS या स्काउट या हमारे ELC जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है उसके सदस्य होंगे, तो फ्यूचर वोटर के। ये क्या नई व्यवस्था इस पर आप कर रहे हैं? ये पुरानी व्यवस्था है लेकिन सर उसको गतिशील कर दिए हैं, एक्टिवेट कर दिए हैं, है ना। ये श्रेय जाता है आदरणीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। तो ये जो 4 वॉलंटियर्स होंगे उनका दायित्व होगा कि अगर कोई वोटर स्लिप लेके नहीं आए हैं तो उनको उनका एक टोकन देना, उस टोकन पर उनका मतदाता क्रमांक लिख देंगे और उनके पास कौन सा आईडी कार्ड है दिखाने के लिए वो भी लिख देंगे, उनका अंतिम 4 जो क्रमांक है वो लिख देंगे ताकि बूथ के अंदर जब जाएं, जब P1 को प्रथम मतदान पदाधिकारी को दिखाएं तो उनकी आइडेंटिटी जल्दी हो और वो जल्दी वोट कर सके। तो सब कुछ इस बार वोटर सेंट्रिक है, मतदाता को केंद्रित करके सारी व्यवस्था अपनाई गई है ताकि जो मतदाता हैं उनको बूथ पर जाकर उनका बहुमूल्य समय का बचत हो सके और वो सुगमता पूर्वक मतदान कर सके। नहीं बहुत, क्योंकि ये लोकतंत्र में मतदाता ही सबसे बड़ा विजेता होता है। ठीक साहब, जो सारी कोशिशें हैं आप लोगों की या तो वो उस वही है। तो लेकिन एक थोड़ा कंफ्यूजन कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने भी मुद्दा बनाया और कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है लोगों के बीच, ये वोटिंग के टाइम को लेके। वो मैं चाहता हूं कि आप दूरदर्शन के माध्यम से क्लियर करें कि वोटिंग का टाइम क्या है और कैसे ये टाइम बेहतर है और झारखंड के हित में को ध्यान में रख के इसको फैसला किया गया है। ये वोटिंग का टाइम का अभी इसी बार थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्रिएट की गई थी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के इशू, उसके बाद हम लोग भी वो क्लैरिफाई किया था। कानून का प्रावधान क्या है, हम लोग का 10 घंटा का वोटिंग टाइम रहना चाहिए। अभी झारखंड में समय क्या हुआ, अभी आपका विंटर का समय है, उसका सिक्योरिटी का देखते हुए हम लोग का लगभग 30,000 बूथ में केवल 931 बूथ में ही वोटिंग टाइम है आपका 7 से 4, बाकी सब समय में 7 से 5 है। वो भी कहाँ पर है, वो रिमोट एरिया में, कहाँ पर आपका वोटर का संख्या भी कम है उसी एरिया पर किया जा रहा है। इसलिए वोटिंग समय में कोई फर्क नहीं उसी को। वो भी देखेंगे किसका संबंध में 2019 में क्या हुई थी, 2014 में क्या गया था। 2014 में लगभग 87% बूथ में आपका वोटिंग 3 बजे खत्म हो जाती है। 2019 में आपका 65 के आसपास वोटिंग परसेंट में 3 बजे आपका वोटिंग खत्म हो जाती है। अभी केवल 3% बूथ में आपका वोटिंग है 4 बजे खत्म हो जाती है, बाकी सब 97% बूथ में आपका 5 बजे तक रहेगी। इसलिए वोटिंग समय का कम नहीं उसी का, आपका वोटिंग समय कितना पर्याप्त आवश्यकता उतना समय इसी बार दिया हुआ उसी को बूथों पर। इसलिए उनका लिए हम लोग को वो टाइम का भी इसमें एक बार पहले भी मैं आपका बताया था, इसका वोटिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर दिया। साथ में कहाँ पर भी वोटर अपने निर्धारित समय का पहले बूथ में आ जाएंगे, वो कितना भी समय होगा उनका वोटिंग करने के बाद तो वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। सपोज 10 वोटर 5 बजे आ गया
उनका वोटिंग खत्म होने तक वोटिंग चलते रहेगी लास्ट मिनट को, चाहे 10 बजे रात हो जाए, 10 बजे वो रात नहीं लास्ट, लेकिन उतना तक तो समय तो चलती नहीं है। लगभग 7:30 बजे तक कुछ कुछ बूथ पर हम लोग को वोटिंग गई, कारण उनका वोटर लास्ट में आके लाइन में खड़ा रहा, उसी कारण से उनका वोटिंग में समय हो जाती है। इसलिए व्यवस्था पूरा दिया हुआ, इसलिए टाइम का लेकर कोई सोचने के लिए नहीं बात उसी को। वो पहले हम लोग का लगभग 87% बूथ में 3 बजे खत्म हो जाती 2014 में, 2019 में 65% के आसपास बूथ में 3 बजे खत्म हो जाती थी। केवल अभी केवल 3% बूथ में आपका केवल 4 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है। इसलिए उसमें तथ्य में कोई फैक्ट्स नहीं, बेबुनियाद है, वो बेरबुनियाद है, उसका बोलने के लिए बोला गया लग रहा है। उसमें 97% बूथ में आपका पहले कभी वोटिंग उसका तो बहुत कम बूथ में होती थी, उसी का आपका 5 बजे तक चल रही है। साथ में उसका पूरा व्यवस्था किया हुआ है। इसी बार उनका वोटिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग व्यवस्था किया हुआ है। अभी अरेंजमेंट है केवल बूथ का अंदर नहीं, बूथ का बाहर में भी। अच्छा। दोनों का आपका गतिशील कैसा वोटर का कैसा फैसिलिटी होगी, पोलिंग पार्टी का ट्रेन किया, बूथ का बाहर में बीएलओ का साथ में 4 वॉलंटियर्स के बारे में अभी बात हो रही थी, वो भी पूरा तरफ से उनका भी ट्रेनिंग किया जा रहा है, कैसा आपका वोटिंग स्पीड का कैसा बढ़ाएंगे, किस तरफ से स्पीड में होगी, उनका मतलब कोई असुविधा नहीं हो, उनका बूथ का अंदर पहचान जल्दी हो जाएगी उसी को, उसका लेकर अभी ट्रेनिंग किया गया उसी को। इसलिए इसी बार उसी का टाइमिंग का लेकर कोई सोचने के लिए आवश्यक नहीं। मतलब वो एक तरह से अफवाह है, पॉलिटिकल पार्टी भी समझ नहीं रही है कि किस चीज़ को ध्यान में रख के ये फैसला किया है आयोग ने। तो आप अगर वोट डालना है आपको, तो समय जो है निर्धारित है, वहाँ उस समय जाएं, और आप अगर एक बार लाइन में लग गए, उस जगह पे आ गए, तो आपको हर हाल में आपका वोट जो है वो ज़रूर होगा, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सर, एक पुलिसिंग को लेकर कि जैसे ही चुनाव शुरू होती है तो एक धन बल जो है और बाहुबल, इसको लेकर चिंता व्यक्त की जाती है कि उम्मीदवार जो है, कोई उम्मीदवार मजबूत है या वो धनवान है या बलशाली है, तो वो प्रभावित न कर सके चुनाव को। इसको लेके क्या कोशिश की जा रही है कि ऐसे तत्व जो हैं वो सर न उठा सकें? देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि झारखंड में जहां नक्सलवाद एक समस्या है या हुआ करती थी अधिकतर क्षेत्रों में, वैसे ही चुनाव को जो बाकी प्रभावित करने की जो क्षमता रखते हैं वैसे तत्व, जो कि चाहे धनबल से हो, बाहुबल से हो, या अन्य जैसे इंड्यूसमेंट्स होती है, फ्रीबीज जिसको हम लोग कहते हैं कि शराब या कैश या अन्य चीज़ों के माध्यम से जो है लोग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का जो लोग प्रयास करते हैं, तो उन्हें चिन्हित करते हुए हम लोगों ने एक लगातार अभियान छेड़ा हुआ है। ऑनरेबल ईसीआई की जो डायरेक्शंस है और सीईओ साहब के द्वारा जो मार्गदर्शन लगातार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो जिलों की मशीनरीज के द्वारा मैं कहूँगा कि इस बार अनप्रेसिडेंटेड रूप में सीजर्स हुए हैं। जो हमारे जो एफएसटी टीम्स है, यानी फ्लाइंग स्क्वाड्स है, जो हमारी एसएसटी टीम्स है, जो हमारे चेक नाके हैं, और प्लस जो सूचना आधारित जो हमारे विशेष अभियान चल रहे हैं, उसमें अगर हम पिछले चुनाव में देखेंगे या उससे पहले 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग 7 से 8 करोड़ के बीच में सीजर्स कर चुके थे। अभी 15 दिन बीते नहीं हैं, हम लोग ऑलरेडी 100 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ से ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। एग्जैक्टली अगर हम कहेंगे तो हम लोग अभी 120-125 करोड़ के अराउंड में ऑलरेडी इस समय में 15 दिन के अंदर सीजर्स कर चुके हैं, जिसमें कि चाहे वो कैश हो, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो ड्रग्स हो, या अन्य ऐसे जो सामान जिसके माध्यम से जो पैसा जनरेट होता है, जिससे कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो ईसीआई की जो गाइडलाइंस है कि वैसे सेक्शंस जो कि वल्नरेबल है, वैसे सेक्शंस जिन्हें या तो डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, वैसे पॉकेट्स को और वैसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके उसके लिए विशेष रूप से योजना बनाने का। तो जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास चुनाव जब से शुरू हुआ, अनाउंसमेंट हुआ है, तब से करीब 100 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी आ चुकी है, जो कि लगातार उन क्षेत्रों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, लगातार फ्लैग मार्चेस की जा रही है। साथ ही साथ वैसे जो वल्नरेबल एरियाज़ है
चाहे वो नक्सल क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में लगातार हमारी जो प्रिवेंटिव एक्शंस है, हज़ारों लोगों पे जो है, जो पूर्व में किसी न किसी तरीके से विधि व्यवस्था को भंग करने में जो शामिल रहे हैं या आशंका रहती, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस ली गई है। कई लोगों को जिलाबदर किया गया है, कई लोगों को नोटिसेस दी गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस उनके खिलाफ लगातार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पूर्व में भी चुनाव जिस तरह से आपने लोकसभा का देखा, पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से विदाउट ए सिंगल इंसिडेंट ऑफ एनी वायलेंस संपन्न कराने में हम लोग सफल रहे थे, उसी तरह कैसे तैयारी जो है पुलिस के द्वारा, पूरे प्रशासन के द्वारा की गई है। जो बल हमें उपलब्ध है, जो झारखंड में पूर्व से है, जो बाहर से भी आया है, उसका भरपूर उपयोग हम लोग इसमें कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में भी कर रहे हैं, एरिया को डोमिनेट करने के लिए कर रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है ताकि ऐसे कोई भी तत्व, अवांछित तत्व या असामाजिक तत्व या वैसे लोग जो कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की क्षमता रखते हैं, उन पर डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन हम लोग इंश्योर करा रहे हैं ताकि चुनाव पूर्ण रूप से इंड्यूसमेंट फ्री हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो और फेयर हो। ये पूरे प्रक्रिया में जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। अफवाहों का जो है ना बाजार, या कहीं अफवाह बहुत तेज़ी के साथ जो है तैरते हैं। तो ऐसे जो अफवाहों को शांत करने के लिए, और या कुछ जो गलत जानकारियाँ मार्केट में है, मतदाताओं के बीच जो फैलाई जा रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, या उनका समाधान करने के लिए, उसके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है क्या? धन्यवाद अमन जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक चुनौती जी है। जी जी। तो इसके लिए बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था है। ये आपको बता दें कि प्रतिदिन अभी अनाउंसमेंट जब से प्रेस रिलीज हुआ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के द्वारा प्रतिदिन शाम को प्रेस ब्रीफिंग की जाती है और जो सही बातें हैं वो सामने लाई जाती है। दूसरी बात है कि हमारे मुख्यालय में भी सोशल मीडिया की जो हमारी टीम है वो कार्य कर रही है। साथ ही पुलिस मुख्यालय में भी सोशल मीडिया की टीम, डेडिकेटेड टीम 24/7 लगी हुई है। यदि कोई मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में आता है तो तुरंत त्वरित हम लोग उस पर प्रतिक्रिया अपना देते हैं और उसको जो सही बात है वो आमजन के सामने लाया जाता है जी। इसलिए इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो हेल्पलाइन भी कोई आपने? हेल्पलाइन भी है, वो 1800-331-1950 ये हमारे मुख्यालय का हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर फोन करके कोई भी मतदाता सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए मुख्यालय स्तर पर और जिले स्तर पर भी सोशल मीडिया की टीम पूरी तरह से डेडिकेटेडली लगी है। सर, फिर भी फेक न्यूज़ जो है अभी सबसे बड़ी चुनौती है, और उसको निपटने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो है उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। इसका झारखंड में भी आपको अनुभव हो गया? देखिए, अभी भी हम लोग को कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देखा, फेक इन्फॉर्मेशन 1-2 देखा। उसमें बेसिकली क्या है, इसका काउंटर करने के लिए आपका सीओ ऑफिस लेवल पर, प्रत्येक जिला पर डीओ ऑफिस के लेवल पर टीम तैयार किया हुआ है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है उसका कंसर्न अथॉरिटी का अप्रूवल करता है, नहीं मतलब अपने स्वयं में करने लेवल है, मतलब हम लोग अपने कर लेता है। कितना भी मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसका हम लोग कर ले रहे हैं। कितना भी मीडिया सोशल मीडिया में चल रही है, सभी मीडिया का हम लोग वाच करते रह रहा है। कहाँ पर भी आपका मिस इन्फॉर्मेशन का कुछ ले कराया जा रहा है, फेक न्यूज़ कुछ कराया जा रहा है, उसका तुरंत हम लोगों को काउंटर कर देता है। साथ में कहाँ पर सीरियस वायलेशन मिला वहाँ पर हम लोग को कानूनी कार्रवाई भी कर दे रहा हूँ उनको। उसका वो मैसेज का इन्फॉर्मेशन चलाने के लिए कोई पॉलिटिकल कारण से भी हो जा रही है, कुछ इग्नोरेंस का कारण से भी हो जा रही है, उसी कारण से हम लोग कर रहे हैं। साथ में अभी वो दत्ता जी बताए तो उस तरफ से हम लोग को सीधे पब्लिक के साथ में भी हम लोग प्रत्येक दिन हम लोग को उनसे बात कर रहे हैं, उनका प्रेस रिलीज इशू कर रहे हैं। कहाँ पब्लिक का कुछ नहीं, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक होल्डर का इशू आ जा रही है, हम लोग अपने ऑफिस में मिलकर भी उसका इशू का क्लियर कर दे रहे हैं। इसलिए उसका कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था हम लोग पूरा तरफ से तैयार है। साथ में जिला लेवल पर भी प्रत्येक जिला पर सोशल मीडिया टीम बना हुआ उसको, वो भी उसका पूरा तरफ से मॉनिटरिंग कर रही है
इसलिए इसी बार वो मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ का समस्या रहेगा नहीं। ऐसा इशू होगी मतलब हम लोग 30 मिनट्स के अंतर्गत उसका काउंटर करने के लिए तैयार हैं। मतलब कोई भी फेक न्यूज़ से निपटने के लिए आधे घंटे का समय आपको चाहिए। हम लोग तैयार, वो तो उसका भी वो तो अधिकतम है, उसी को तुरंत कहाँ मिल जाते हैं, हम लोग तुरंत उसका कम्युनिकेट कर लेते हैं। हम लोग 24/7 हम लोग का सबका भी तैयार करके बैठा हो उसको, इसलिए कितना भी स्टेक होल्डर है उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। कहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाए तो तुरंत हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन तुरंत हम लोग क्लियर भी कर क्लियर लेते हैं। करते हैं। अमन जी जी। इस पर थोड़ा सा जो हाँ, ऐड करना जी, जी, चाहेंगे जी। सर के साथ, वो आप सभी मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि किसी भी चीज़ को प्रसारित करने के पूर्व उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर ली जी। जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व में आपकी भी जी, अपनी जी। भी जो भी जिम्मेदारियां हैं, तो सारे कुछ भी इंफॉर्मेशन आए तो अगर कुछ आपको कहीं पर अगर कुछ संदेह लग रहा है तो उसकी जरूर सत्यता की जांच कर ली जाए। और वो लोग करते हैं, वो लोग मुख्यालय से सर को हो और भी अन्य पदाधिकारी हैं उनको निश्चित रूप से संपर्क करते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग फेक अगर चला देते हैं तो उनको हम लोग काउंटर करके वो फेक न्यूज़ का वो हम लोग ये एम्ब्लेम लगा के उसको हम लोग प्रसारित सोशल मीडिया में क्योंकि सोशल मीडिया का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पुलिस जो है अभी दूसरे कामों में भी लगी हुई है, तो उसके पास भी उन्हें है व्यवस्था है, लेकिन जब तक कोई शिकायत नहीं लेके जाता है और यहाँ पे क्योंकि लड़ाई आपस में भी है, तो एक दूसरे को डिफेम करने के लिए या गलत इन्फॉर्मेशन दे के, जैसे कई बार होता है, मेरे अनुभव भी रहे कि कैंडिडेट पे हमला की खबर या इस तरह की खबरें दिखा के सिंपैथी लेने के लिए भी लोग करते हैं। तो पुलिस जो है उस पे पुलिस को भी सख्ती बरतनी होगी। इसमें देखिए मैं एक चीज़ इसमें ऐड जी, करना जी, जी, चाहूँगा। जैसे सीईओ साहब ने और दत्ता साहब ने जो बताया, इसमें पुलिस की ओर से जो ऑनरेबल ईसीआई की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से एक राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है, जो कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का नोडल पदाधिकारी है, जिसमें कि डीआईजी विशेष शाखा जो है अच्छा। वो और उनके अंडर में एक पूरा सोशल मीडिया सेल राज्य पुलिस मुख्यालय में कार्यरत है, जो कि पूरे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स सारे, चाहे वो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हो या विभिन्न अन्य चैनल्स हो, जो अलग अलग जो फॉर्म्स है, चाहे फेसबुक हो या अन्य भी इस तरीके से जो भी चैनल्स हैं, उनका लगातार उस टीम के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। और जहाँ भी कोई इस तरीके से न्यूज़ अगर आती है, इमीडिएटली उसको रेड फ्लैग रेज किया जाता है। कंसर्न जो संबंधित जिला है या कंसर्न जो एजेंसी है उसको इमीडिएटली वेरिफिकेशन के लिए उसको भेजा जाता है। और जैसे ही वो वेरिफिकेशन होके आता है, अगर उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो इमीडिएटली कंसर्न एजेंसीज़ को या कोई उसमें कोई एक तरीके से कहेंगे कि कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई यानी अगर हुई है, तो इमीडिएटली कंसर्न जिला को केस रजिस्टर करने के लिए यहाँ से इंस्ट्रक्शन चली जाती है। अगर कोई अफवाह टाइप की है तो उसके सोर्स को ट्रेस करके कंसर्न जिला को संबंधित पदाधिकारियों की भी भेजा जाता है कि इमीडिएटली इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सूचित करेंगे। साथ साथ ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं जिन्हें इमीडिएटली स्ट्रक डाउन करते उन्हें जो उस प्लेटफॉर्म से उतारने के लिए, उस प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए भी कंसर्न एजेंसीज के साथ में तो इमीडिएटली कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो जो जिला स्तर पे जो नोडल पदाधिकारी है, उसके साथ साथ राज्य स्तर पर भी, और सीईओ ऑफिस में जैसे बताया वहाँ पे भी है, और राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी एक विशेष रूप से इसमें टीम बनाई गई है, जिसमें कि एक डीआईजी रैंक के पदाधिकारी नोडल के रूप में काम कर रहे हैं और उनके द्वारा ये डेली इसकी मॉनिटरिंग होती है। और जहाँ भी रेड फ्लैग्स रेज किए जाते हैं, इमीडिएटली वहाँ पर जो है कार्रवाई होती है, नियमानुसार कार्रवाई अग्रतर की जाती है। मतलब अगर आप भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं या गलत खबरों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपको ही सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है और फिर बाद में आपको ये न लगे कि आप फंस गए, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं इसलिए आप फंसेंगे और आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जागरूकता की बात हो रही है, तो दत्ता साहब, एक मैं देख रहा हूँ कि हर जिले से जो खबर आ रही है हमारे यहाँ, तो बड़ी अतरंगी जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं स्वीप के माध्यम से, थोड़ा उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
देखिए, जो स्वीप है जी वो स्वीप वो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। जब नॉन इलेक्शन पीरियड होता है तो हम लोग वोटर को एजुकेट करने का प्रयास करते हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं कि उनके कौन से अधिकार हैं, कैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए 4 तिथियां कौन कौन उनको एलिजिबिलिटी निर्धारित करती हैं, इत्यादि इत्यादि। और जब वोट का समय आता है, जब इलेक्शन पीरियड आता है, तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी मेरे मतदाता सूची में आबद्ध मतदाता हैं वे सारे लोग वोट करने के लिए आए, वो निश्चित रूप से वोट करें ताकि कोई वोटर छूटे ना। ये जो संकल्प है भारत निर्वाचन आयोग का, ये परिपूर्ण हो सके। तो ये जो अभी जिलों में आप कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी रांची में आर्ट 81 हुआ, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। अभी पूरे राज्य में हम लोग का क्विज कंपटीशन हुआ था, जैसा कि आपको मालूम ही है, क्विज कंपटीशन हुआ था, फाइनल आर्यभट्ट सभागार में उसका हुआ। तो हम लोग विभिन्न रीतियों से पूरे राज्य को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई 13 और 20 नवंबर को आपके विधानसभा में चुनाव है, तो जिनका 13 में है, जिनका 20 में है, वे निश्चित रूप से अपने क्षेत्रों में, अपने मतदान केंद्रों में जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त जो ग्राउंड लेवल पर, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो रैलियां हो, बच्चों ये स्टूडेंट्स की, यंग स्टूडेंट्स की, जो हमारे यंग वोटर्स हैं उनकी रैलियां हों, या अन्य तरह के कार्यक्रम हो जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, अन्य और सेलिब्रिटीज़ को भी शामिल कर रहे हैं, जो हमारे आइकॉन्स हैं उनको शामिल कर रहे हैं, करके हम लोग स्वीप के तहत जितनी भी गतिविधियां हैं, कोई भी हम लोग गतिविधि छोड़ना नहीं चाहते हैं, ताकि हम लोग का जो अभिष्ट है कि कोई वोटर चूके ना, कोई वोटर छूटे ना, इसे हम लोग सिद्ध कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि जो है, जो आप पहले कहे थे, वो वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस मंच से एक अपील भी है कि अगर किसी को कोई वोटर स्लिप मिलने में भी कोई असुविधा है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको वोटर स्लिप अभी नहीं मिला है, 13 तारीख को मतदान है और जनरली ये P-5 तक क्लोज हो जाता है, मतलब 13 से लेकर 8 तारीख तक हम लोग इसको पूरी तरह से बांट लेंगे। लेकिन अगर किसी को लगे कि 8 तारीख तक भी, अगर उनको 7 तारीख तक, 8 तारीख तक वोटर स्लिप नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से अपने जिले के जो कंट्रोल रूम है, जिले के जो अपने ऑफिसर्स हैं, अपने निर्वाची पदाधिकारी का ऑफिस है, या सहायक निर्वाची पदाधिकारी का ऑफिस है, या जिलाधिकारी का ऑफिस है, तो वहाँ फ़ोन करके निश्चित रूप से बता सकते हैं। हम लोग ये एश्योर करते हैं कि आपके पास वोटर स्लिप निश्चित रूप से पहुँचे। सर, आज अब तो दोनों फेज़ का नाम वापसी के भी खत्म हो गया है, नामांकन के पहले खत्म हो गए थे। अब जो है आप लोग की क्या भूमिका आगे जो है बची हुई है? देखिए, अभी नॉमिनेशन प्रोसेस, कैंडिडेट फाइनल करने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो। इसके बाद आपका इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है। प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने कैंडिडेट अपने प्रचार शुरू करेंगे। एक प्रचार है, वो केवल लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ में एमसीसी गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए करने वाला इंश्योर करना हम लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। साथ ही साथ वो पोल डे के लिए हम लोग क्या तैयारी करना, वो काम अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें। इसलिए ये एक स्टेज अभी कंप्लीट हुई। अभी वोटर का मोबिलाइजेशन के लिए हम लोग को काम करेंगे, अभी उनके साथ में काम बात करेंगे, मतलब उनका एक एक आदमी का छूटना नहीं चाहिए, उसी को उनका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए। साथ में हम लोग का मोबिलाइजेशन, वोटिंग का दिन का मोबिलाइजेशन, अब एथिकल वोटिंग के बारे में अभी ज़्यादा हम लोग को एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि वो बिना प्रलोभन का अपने मताधिकार का प्रयोग करना, एक डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथन करने के लिए वोटर अपने बिना प्रलोभन से अपने मताधिकार का प्रयोग करना, उसका एथिकल वोटिंग के बारे में अभी बात करेंगे। फिर साथ में हम लोग पोल डे के लिए काम तैयार कर रहे हैं, फिर साथ में काउंटिंग वाला इश्यू तैयार कर रहे हैं। इसलिए एक स्टेज कंप्लीट हुआ, हम लोग का अभी आने वाला ये ज़्यादा मुझे लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, इलेक्शन में एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। भी स्टार्ट होगा, तो इलेक्शन में एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। इवन इलेक्शन में 100% एफिशिएंसी के साथ में, 0 एरर के साथ में काम करने वाला काम है। इसलिए ये काम महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण ऐसा करके नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक बिंदु पर हम लोग को ध्यान करके काम कर रहे हैं। पब्लिक के लिए वो थोड़ा सा, वोटर के लिए, पॉलिटिकल स्पेसेस के लिए वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगी, वीआईपी मूवमेंट का, वीआईपी प्रचार वाला का, उसका एक
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका इंस्ट्रक्शन बना हुआ उसी के अनुसार उन लोग भी काम करेंगे। वो भी आवश्यकता उसका भी हम लोग तैयारी पूरा कर रहा हूँ उसी में। इसलिए एक एक कॉम्पोनेंट पर हम लोग को ध्यान करके कर रहे हैं, इसलिए कोई इम्पॉर्टेंट को नॉन इम्पॉर्टेंट करके हम लोग को डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए 100% सभी इंस्ट्रक्शंस पालन करते हुए ज़ीरो एरर के साथ में काम करना वही इलेक्शन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सर एक मुझे लगता है या मैं जो अनुभव करता हूँ कि झारखंड के कई क्षेत्र हैं खासतौर पर सुदूर, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पुलिस ही होती है, तो आपका बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है जागरूकता वोटर अवेयरनेस के लिए, क्योंकि वहाँ जो आम आदमी है जो जंगलों में रहता है उसको अगर एक पुलिस का कोई आदमी जाके कहता है कि वोटिंग है 20 तारीख को, एकदम जाओ वोट करो, जिसको मन है वोट करो, तो क्या तो आपने सुरक्षा के अलावा जागरूकता पे भी कुछ आप लोग काम कर रहे हैं कि केवल सुरक्षा पे ही काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये एक टीम की तरह पूरे इलेक्शन प्रोसेस में काम कर रही है। जिला प्रशासन का काम पुलिस प्रशासन के बिना नहीं हो सकता और पुलिस प्रशासन का काम जिला प्रशासन के सिवा नहीं हो सकता है। और एक ये जॉइंट एफर्ट है कि हम लोग भयमुक्त वातावरण में निर्भीक होकर वोटर्स के लिए इस तरीके का माहौल बनाएं कि वो लोग आए और चाहे वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, कहीं भी निर्भीक रूप से वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसके लिए निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा, झारखंड के कई ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहाँ पर पुलिस या केंद्र सैनिक बल भी पूर्व से वहाँ पे मौजूद है। झारखंड में पहले से ही चूँकि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के कारण जो है कई सारे क्षेत्रों में झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम्स जो है उपलब्ध है। ऐसे कई सारे इलाके हैं जिनमें हमारे जॉइंट कैंप्स लगे हुए हैं, सुरक्षा बलों के कैंप्स लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जिला प्रशासन को भी वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं। उनकी जो स्वीप से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी सुरक्षा का माहौल हम लोग देते हैं ताकि वो लोग भी आए और गांव वालों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सके। पुलिस भी जो सामुदायिक पुलिसिंग की जो इनिशिएटिव्स होती है उसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ लगातार संवाद बनाए रखती है, उनमें कॉन्फिडेंस जगाती है और उन्हें ये निश्चित रूप से हम लोग ये आश्वस्त भी हमेशा करते हैं कि वो सुरक्षित है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, उपयोग करे और उनकी सुरक्षा हेतु जो है जो संयुक्त हमारे जो फोर्सेस है वो लगातार 24 घंटे वहाँ पे खड़े हैं, उनके सुरक्षा के लिए वो तैनात है। उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रलोभन में आने की ज़रूरत नहीं है या किसी के डर से उन्हें जो पहले होता था जैसे नक्सलवादी ऐलान कर देते थे कि कोई अगर मतदान के लिए जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसे किसी भी धमकी से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं ये आवश्यक मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ वो एक मायने में हिस्टोरिक रहा है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र हो या कोल्हान के जंगलों का क्षेत्र हो, सारंडा के जंगलों का क्षेत्र हो या इवन चतरा गया बॉर्डर, ये सारे जो क्षेत्र थे या पारसनाथ के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें पिछले कई दशकों से उन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता था, या तो वहाँ से बूथों को रीलोकेट करके अन्य जगहों पर लाया जाता था या नक्सलवाद की नक्सलियों के फरमान के चलते गांव वाले मतदान नहीं करते थे। उन सभी क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में ग्रामीणों ने भरपूर मतदान किया और बहुत उत्साह के साथ ग्रामीणों में ये उत्साह था। एक मतदान केंद्र का मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा जहाँ सीईओ साहब और मैं भी हम लोग जॉइंटली विज़िट किए थे। बूढ़ा पहाड़ में हेसातू करके एक मतदान केंद्र है, वहाँ पे हम लोगों ने जॉइंट विज़िट किया था और उस क्षेत्र में ग्रामीणों ने हम लोगों को जिस तरीके से हमारा स्वागत किया तो वो उत्साह दिख रहा था और ये भी समझ में आ रहा था कि अब वो जो नक्सलवाद की काली छाया है वो हट चुकी है, लोगों में ये कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। और मैं इस बार भी ये आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कि आप अपने मताधिकार का उपयोग जो है निर्भीक होकर करें। आप आइए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके लिए जो सारी सुविधा है उसके लिए सुरक्षा बल 24 घंटे तैनात है, आपकी सुरक्षा में तैनात है, आपकी सेवा में तैनात है। अच्छा,
चलिए, मतलब अब उधर से ही लोग स्वागत करें, एक अच्छी बात है कि आप पुलिसिंग का एक फ़ायदा है या कई शासन के प्रति विश्वास, जो सिस्टम के प्रति विश्वास कि अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे जो है नक्सलियों की वजह से वोटिंग नहीं हो रहा है। आप लोग पहुँच रहे हैं तो लोग स्वागत ही कर रहे हैं कि हमको वोट डालना है और बम्पर वोटिंग हो भी रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट बैलेट पेपर के माध्यम से डालते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है दत्ता साहब? नहीं, बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालते हैं ऐसा नहीं है, मतलब वो कहिए वो तो एक कहा जाता है पोस्टल बैलेट सिस्टम, लेकिन अब पोस्टल कोई नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर जो है वो कुछ कैटेगरीज के लिए है। जैसे सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे राज्य के जो PWDs हैं और जो 85 हैं, 85 प्लस हैं, या जो 7 वर्षीय हैं, मतलब 85 प्लस के अंतर्गत वे भी आ गए हैं, उनमें से जो मतदाता घर से वोटिंग करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, ऑप्शन देते हैं, तो उनको घर पे भी वोटिंग पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाने की व्यवस्था है। वहाँ पर उनको पोस्टल बैलेट दिया जाता है, उनको वहाँ पर वो पोस्टल बैलेट की सहायता से, वो बैलेट पेपर की सहायता से वो मतदान करते हैं। इसके अलावा हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं, तो सर्विस वोटर्स हमारे राज्य में 44,000 हैं। अच्छा। उनको ETPBS के माध्यम से उनको इलेक्ट्रॉनिकली उनको ट्रांसमिट किया जाता है पोस्टल बैलेट, और वो अपने डाक से अपना मतपत्र को लौटाते हैं। जो मतगणना प्रारंभ होने के ठीक पहले तक प्राप्त डाक मतपत्रों की गणना की जाती है, उनकी गणना होती है। तो इस प्रकार ये प्रयास है कि कोई भी मतदाता अगर मतदान केंद्र पर पहुंच ना पाए, वो ससमय अपना ये अभिमत जाहिर करे कि मैं अपना होम वोटिंग के माध्यम से अपना वोट करना चाहता हूं, तो वे अपना वोट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो कभी ये चीज़ देखने में नहीं आया था, ऑल्दो ये नियम में है, लेकिन इसको कार्यरूप नहीं दिया जा सका है बहुतायत की तरह से, तो वो है कि सरकारी कर्मियों के द्वारा मतदान, क्योंकि लोग अपने काम में रहते हैं, चुनाव के कार्य में संलग्न हैं, और उनको वोट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आदरणीय CO सर जब एक बार एक पुलिस की ट्रेनिंग में थे, तो एक अधिकारी ने उठकर कहा कि मैंने अपने ये 22 साल के या 18 साल के नौकरी में कभी भी वोट डालने का मुझे मौका नहीं मिला। तो उन्होंने इस लोकसभा में वोटिंग किया था, क्योंकि सर ने ऐसी व्यवस्था की कि फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए उनके ट्रेनिंग कैंपस में, जहां पर उनका ट्रेनिंग होता है, और उसमें वे क्या किए कि वे अपना जो समय दिया गया था उस समय को वे वहां उपस्थित हुए, उनको बैलेट पेपर दिया गया और वे अपना मताधिकार का प्रयोग किया। तो इस प्रकार ये प्रयास है चुनाव आयोग का कि कोई भी मतदाता नहीं छूटे। ऑल्दो ये अपील किया जाता है कि मतदान केंद्र आपको बुला रहा है, आप मतदान केंद्र पर आएं, आपका स्वागत है, आप वहीं अपना वोट डालें, लेकिन अगर आपको कोई असुविधा है तो आप पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी अपना मत डाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चार कैटेगरीज हैं। मैं CO साहब से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल दें सर। इसमें समराइज कर लेंगे, मतलब उसका 3 कैटेगरी होती है। एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, इसमें पोलिंग पार्टी, सिक्योरिटी पर्सनल, ड्राइवर, खलासी, वो सब आएंगे। सेकंड कैटेगरी होती है सर्विस वोटर्स, वो आपका मिलिट्री, पैरामिलिट्री, विदेश में काम करता हो, उनका 3 सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी होती है एब्सेंटी वोटर्स। एब्सेंटी वोटर्स मतलब सीनियर सिटीजन अबव 85 ईयर्स ऑफ एज, आपका PWD वोटर्स विद मोर देन 40% डिसेबिलिटी, फिर वोटर्स ऑन एसेंशियल सर्विसेज लाइक आपका DD वगैरह होंगे, मीडिया पर्सन, अथॉरिटी लेटर इशू किया, उनका वोटिंग करने के लिए प्रोविजन है। केवल 85 ईयर्स का अबव एंड PWD वोटर्स का घर पर वोटिंग होगा, बाकी सबको अपने वोटिंग फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ जाके अपने मताधिकार प्रयोग करने के लिए करना का प्रोविजन है। एक इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए कमीशन का एक प्रोविजन दिया हुआ है, ताकि एक वोटर भी अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे। जी, चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैं भी यही कहूँगा कि आपको जो है मतदान केंद्र बुला रहा है, आप ज़रूर जाइए। जिस तरह से आप दीपावली, छठ जैसे त्यौहार को मनाते हैं, उसी तरह मतदान जैसा महापर्व भी जो है वो 5 साल में एक बार आता है। तो आप उस पर्व को ज़रूर मनाएं और अपने हक का जो है वो हक, उसको जो हक आपको लोकतंत्र ने दिया है
उसको उसका पालन करें, उसको ज़रूर निभाएं, आप वोट ज़रूर करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।